Hello, good morning, friends. Very good morning. Now, in last few days, we complete the basic maths. Basic maths में जो requirement थी, वो मैंने आपको almost करवा ली। हाँ, एक तो पॉइंट है जो जब चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और जब जरूरत पड़े तब डिस्कशन करेंगे। एक तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सिंपल था कि भाई dy by dx 0 लेके तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी या तो मिनिमम मिलेगी। ओके, और दूसरा सेकंड डेरिवेशन जो आप समझ सकते हो, जैसे फर्स्ट डेरिवेशन किया हमें सेम सेकंड डेरिवेशन, लेकिन अभी हमें इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। बच्चों मैंने जितना करवाया उतना ही हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा खुद का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ा लो और उसके साथ कुछ भी ना कर पाओ, ऐसे जरूरत नहीं है। जितना करवाया मैंने उतना मैथ्स आप अच्छे से करो, ठीक है। और मैंने फर्स्ट चैप्टर भी आपको कंप्लीट करवाया, उसमें फोर फोर्सेस और फोर लॉ आपके बहुत काम के, वो मुझे याद है। अब आप फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स जब पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो पहले 8 9 10th में आपने जो कुछ पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसको एक बार हम रिमाइंड करके उसको अच्छे से समझ के अब हमारा फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए, ओके। और ये जो क्वांटिटी है या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। तो पहले तो स्केलर और वेक्टर का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आप जानते हो, पास्ट में आपने पढ़ा भी होगा कि द क्वांटिटी व्हिच कैन रिप्रेजेंट ओनली बाय मैग्नीट्यूड, तो स्केलर, एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दैट इट इज वेक्टर। ऐसा सिंपली आप जानते हो, लेकिन आज इसका बेसिक जो डिफरेंस है वो प्रॉपर्ली देख लीजिए। वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए, लेकिन स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी वेक्टर और कौन सी स्केलर है, तो याद रखो बच्चों, फोर्स, मोमेंटम मैंने लिखा, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सभी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, दोनों के बिना हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। याद रखो बच्चों कि ये जो एरिया वेक्टर है, इट्स अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। मान लो कि प्लेन सरफेस है तो हमारा जो एरिया वेक्टर है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो एरिया वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इसके एरिया के जितना ही होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ठीक है बच्चों। तो बहुत बार हमें जरूरत पड़ेगी भाई एरिया वेक्टर क्या है, तो सिंपल सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको एरिया वेक्टर कहेंगे। अगर बॉडी थ्री डायमेंशन, तो सेंटर से जो वेक्टर बाहर निकलेगा उसको हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या आप देख सकते हो वर्क, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, प्रेशर, करंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी। कई बार आपने देखा होगा कि वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी। रीजन अब आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हम कंसीडर करते हैं। जब भी हम वर्क फाइंड करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में नहीं होगा तो एक डायरेक्शन में उनका कंपोनेंट लेंगे, लेकिन जब भी वर्क फाइंड करेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, एंड दैट्स व्हाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेशर। कई बार बच्चे सोचते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। Why? Because force, when we find the pressure, the force exerted only on surface, normal to the surface. जब भी आप प्रेशर फाइंड करोगे तो फोर्स है, तो फोर्स का जो कंपोनेंट है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एंड दैट्स व्हाई प्रेशर इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी।
सेकेंड, यहाँ पे मैंने करंट लिखा है। हम जब भी, आपने भी पढ़ा है करंट, तो जब भी आप करंट पढ़ते हो तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हो, प्लस डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन। लेकिन बच्चों याद रखो कि करंट को आप कोई भी डायरेक्शन में मूव करोगे, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है एट एनी पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कोई वायर है, उसको आप इस तरह से मूव करो और उसमें से करंट पास करो, तो कभी उसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है। आप जो डायरेक्शन फाइंड करते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो अलग चीज है। और हमें जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होने चाहिए, लेकिन अगर चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो एक कुछ एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन वन एंड मल्टी डायमेंशनल। ओके, मतलब आप वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मोशन जो है इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर थ्रू। लेकिन स्केलर में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, only describe x direction, या only describe y direction, या only describe z direction, और मल्टी डायमेंशन क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चेंज बाय ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगी या तो दोनों चेंज होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी मस्ट बी चेंज। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो एट एनी पॉइंट कांस्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हो सब पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो ओनली डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो वेक्टर क्वांटिटी मस्ट बी चेंज। लेकिन स्केलर क्वांटिटी चेंज ओनली बाय मैग्नीट्यूड, वापस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो स्केलर क्वांटिटी विल चेंज। फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा, हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट और उनके कुछ बेसिक रूल्स हैं। जिस तरह से 5 + 7 करते हो 5 - 2 = 3, इस तरह से वेक्टर में हम नहीं कर सकते, उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स है जो हम अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन स्केलर फॉलो द ऑर्डिनरी रूल्स, जो आप जानते हो 5 + 2 = 7 ऑर्डिनरी रूल्स। यहाँ पे हम 5 + 2 = 7 नहीं लिख सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सेम डायरेक्शन में होगा तो होगा, अपोजिट होगा तो नहीं होगा, उसके साथ कुछ एंगल होगा तो कुछ मैग्नीट्यूड अलग आएगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम अलजेब्रा रूल से मतलब कि उसका जो एडिशन है वो सिंपल अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, कंपेयर टू क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। टू वेक्टर कैन नेवर बी डिवाइडेड। बच्चों 5 वेक्टर 5 डिवाइडेड 5 ये हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर इसको डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लो कि डायरेक्शन ए करेक्ट है, ओके, और फिर वी कैंसिल होगा तब जाके हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी नेवर बी, टू वेक्टर नेवर बी डिवाइड, लेकिन स्केलर में तो आप डिवाइड कर सकते हो, 5 / 5 है, क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉपर डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर का, आज तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद जब हम 2 साल फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इतना बेसिक आप कंपलसरी याद रखना, पॉज करके लिखो। चलो नेक्स्ट है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि मान लो कि कोई पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन स्टार्ट करके वापस से पॉइंट पे आया, ठीक है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो सरकमफ्रेंस जितना, मतलब अगर रेडियस r है तो हम कह सकते हैं 2 पाई r उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में उसकी चेंज इन पोजीशन क्या होगी, तो 0, जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया वो वहां पे वापस आया, मतलब उसकी चेंज इन पोजीशन क्या है, 0। ओके,
तो ये जो 2 पाई आर है उसका टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस है और जो 0 है वो चेंज इन पोजीशन है, मतलब वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम is defined as path length या तो total distance. Total distance traveled by object in a given time which is known as path length or total distance. तो यहाँ पे 2 pi r as a path length, but the shortest distance between the two positions of the object in a particular direction is in a given time. This is known as displacement. Okay, shortest distance मतलब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे x एंड y पार्टिकल एक पथ पे जा रहा है, ओके, ए से लेके बी पे, यहां से यहाँ पे जाने के लिए एक्चुअल में डिस्टेंस है, लेकिन हमें तो यही कंसीडर करना है। एक्चुअली पार्टिकल एक पथ से जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम स्टार्ट और एंड पोजीशन को ही कंसीडर करेंगे, मतलब हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल covered in a given time which is known as displacement। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, path length as a scalar quantity and displacement as a vector quantity। okay, to measure path length there is no one in need of reference point, but to measure the displacement we must require the reference point। ठीक है, path length में पॉजिटिव, path length always be पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, फिर सी पे जा रहा है, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 5 मीटर। ओके, पहले ए टू सी पे गया और वापस बी टू सी पे आया, तो उसका टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट मींस 15 मीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों, इसका टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना होगा, ए टू सी पे गया तो 10 मीटर, सी टू बी वापस आया तो 5, मतलब टोटल हुआ 50 मीटर, लेकिन उसकी चेंज इन पोजीशन है ए टू बी, मतलब 5 मीटर। समझ में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि path length always be positive, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बाय चांस एक पार्टिकल यहाँ पे डी पे आ जाता है और डिस्टेंस भी 5 होता, तो क्या करते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता 25, लेकिन चेंज इन पोजीशन माइनस, चेंज इन पोजीशन कितनी हो जाती है, -1। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लेकिन path length always be positive। ठीक है, does not depends on path but depends on start and end point। एक्चुअली में ये इसका पथ, लेकिन हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट पे। याद रखो बच्चों, path length depends on पथ, कौन से पथ से वो जा रहा है, तो इसको पे डिपेंड है, लेकिन displacement is not depends on its path। ठीक है, must be remember कि the unit of both quantity is meter and path length always greater equal to displacement। path length always greater equal to displacement, path length always greater equal to displacement। पोस्ट करके लिखो। चलो बच्चों, नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस तरह से अपने path length डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, सेम यहाँ पे दो और वर्ड्स है, स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों आपने 8 9 10 में ऑलरेडी दोनों वर्ड्स पढ़े। स्पीड मींस व्हाट, द रेशियो ऑफ path length टू टाइम, या तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज स्पीड, एंड द डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम व्हिच इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, और स्पीड क्या है, द रेशियो ऑफ path length टू टाइम। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बॉडी स्टेशनरी है तो वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों जीरो होंगे, लेकिन मूविंग बॉडी के लिए स्पीड नेवर बी जीरो और नेगेटिव। मूविंग बॉडी के लिए मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मूविंग बॉडी के लिए स्पीड नेवर बी जीरो और नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी में जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है,
velocity is depends on reference point, but speed is independent to reference point. Must be remember, average speed is greater equal to average velocity. Average speed is greater equal to average velocity. इसकी वैल्यू जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं स्पीड ऑलवेज इससे ज्यादा ही होगी। ओके, और दोनों का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो इतना बच्चों पॉज करके लिखो। चलो बच्चों नेक्स्ट, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। आपने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी हम ऑफिशियली एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम पुश करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो आप जानते हो कि जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन जब आप एक्सीलरेटर अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन। अगर इंक्रीज हुआ तो एक्सीलरेशन नाम दिया, डिक्रीज हुआ तो रिटार्डेशन नाम दिया। सो इट इज अ इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम and it is a decrease in velocity per unit time. Acceleration always be positive, लेकिन deceleration, retardation always be negative. Acceleration में क्या होगा, इनिशियल स्पीड ज्यादा होगी, फाइनल स्पीड कम होगी। रिटार्डेशन में क्या होगा, इनिशियल स्पीड कम होगी और फाइनल स्पीड ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन के अंदर अप्लाइड फोर्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, या फिर अप्लाइड फोर्स जो है अपोजिट टू मोशन होगा। ठीक है बच्चों, दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का यूनिट याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल लिखा है, मास एंड वेट, दोनों के बीच का डिफरेंस है। जनरली हम रूटीन लाइफ में पूछते हैं कि भाई आपका वेट कितना है, तो हम बोल देते हैं कि भाई 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी। एक्चुअली वो मास, इट्स नॉट अ वेट। बच्चों समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी आदत है, हमारा रूटीन वर्ड्स हो गया कि आपका वेट कितना है, तो 50 केजी। इट्स नॉट अ वेट, इट्स अ मास। द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इज डिफाइंड एज मास। The amount of quantity of matter is defined as mass, but mass under the gravity, then it is defined as weight. जब भी कोई मास को अंडर ग्रेविटी आप अप्लाई करोगे तो उस वक्त वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास, बट मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट देन इट इज वेट। हम कह सकते हैं मास अंडर द ग्रेविटी जब होगा तो वो हमारा वेट है। मतलब दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, W इक्वल टू mg। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, W इक्वल टू mg। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन on entire surface of what, g equal to 9.8 meter per second square। g equal to 9.8 meter per second square। ठीक है बच्चों, मास ऑलवेज कांस्टेंट है जब तक उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है। मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे इन फ्यूचर कि जब अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of object is greater than velocity of light, then mass is increased according to Einstein principle, m equal to m0 under 1 minus v square whole square। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ टेम्पररी आप याद रखो कि mass always be constant and weight are changed with respect to gravitational acceleration। आप यहाँ से अर्थ से मून पे चले जाओ तो आप जानते हो कि अर्थ पे ग्रेविटी 9.8 और मून पे ग्रेविटी डिवाइड बाय 6 है, 1/6 पार्ट। तो अर्थ पे और मून पे मास सेम रहेगा, लेकिन दोनों का वेट चेंज हो जाएगा। जो वेट अर्थ सरफेस पे उससे 6 पार्ट कहां पे चला जाएगा, मून पे। ठीक है, तो बच्चों आज के बाद हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मास मेजर इन टर्म्स ऑफ केजी और वेट मेजर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। मास पर्टिकुलर क्या है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर है, लेकिन वेट क्या है, ये जो क्वांटिटी है जब अंडर ग्रेविटी होगी तो m into g, दोनों की जो प्रोडक्ट है वही हमारा वेट। मास नेवर बी जीरो बट वेट मे बी जीरो। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा उस वक्त वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये रिलेशन है दोनों के बीच का, W equal to m into g।
तो ये जितने भी डिफरेंस थे जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं या तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो आप अच्छे से आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ लेना। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मतलब पूरे 2 साल ये हमारे काम की चीज है, ठीक है। पॉज करके देखो। चलो नेक्स्ट, फोर्स। फोर्स बच्चों अच्छे से आप जान, लेकिन उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है आज अच्छे से समझ। फोर्स की वजह से क्या हो सकता है? मान लो कि आप खड़े हो, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? आप स्टेशनरी में से मोशन कंडीशन में, आप दौड़ रहे हो, पीछे से मैंने धक्का लगाया तो क्या होगा? आपकी स्पीड में स्पीड बढ़ेगी। अगर आप दौड़ रहे हो और आगे से मैंने धक्का लगाया तो क्या होगा? स्पीड डिक्रीज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स इज अ क्वांटिटी ड्यू टू व्हिच स्टेशनरी बॉडी कम्स इन मोशन, या मोशन बॉडी चेंज इट्स मोशन, ठीक है। अ कॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज फोर्स, पुल और पुश इज डिफाइंड एज फोर्स। समझ में आ रहा है? अब कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्शन, एक्शन which change or tend to change the state of rest or uniform motion of body in a straight line। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर अगर रेस्ट बॉडी है तो उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी मोशन चेंज होगी, कम्स आउट इन मोशन। अगर मोशन बॉडी है, आप फोर्स अप्लाई करोगे तो मोशन में भी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कौन करेगा? तो फोर्स चेंज। पुश और पुल of object is defined as force. A cause of acceleration is also defined as a force. Force is a vector quantity। जब मैंने आपको डिफरेंस शुरुआत में पढ़ाया उस वक्त एक पॉइंट और लिखना चाहिए था कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या तो आप ऐसे डार्क लेटर लिख सकते हो या तो बोल्ड लेटर लिख सकते हो या तो वेक्टर के सर पे यहाँ पे एरो कर सकते हो। ये -1 नहीं है, ये एरो है। कई बार बच्चे -1 समझ लेते हैं, ये इस तरह से एरो है। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बट स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंबल, सिर्फ वर्ड कैपिटल नॉट दिस, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे लिखा है कि cause of acceleration is defined as force, मतलब फोर्स इक्वल टू क्या है? तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। SI unit है न्यूटन। In the memories of Newton, the unit is Newton। CGS unit है डाइन। MKS CGS unit एक दो दिन में हम पढ़ने वाले, ओके। MKS unit है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों के बीच का रिलेशन भी हम डिराइव करने वाले हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की वजह से क्या हो सकता है? तो या तो मोशन चेंज हो सकता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज। कोई बॉडी है, फ्री बॉडी है और आप उसको पुश करोगे तो उसका मोशन चेंज होगा। लेकिन रिजिड बॉडी है, यहाँ पे मैंने चिपका के रखा और फिर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, उसका शेप एंड साइज आल्सो भी चेंज। ठीक है बच्चों, आज के बाद फोर्स के लिए इतना हमारे दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। वैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर कौन से फोर्सेस ए चैप्टर में पढ़ना है उसका डिस्कशन किया था और फोर्स को डिफाइन भी किया कि भाई विजिट बॉडी और ऐसे नॉन विजिट बॉडी में फोर्स की क्या इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये पॉज करके चलो बच्चों, सेकंड क्वांटिटी है वर्क। वैसे वर्क इक्वल टू आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 8 9 10, लेकिन आज एक्चुअल में वर्क की सही डेफिनेशन क्या है, वर्क की स्केलर वो देखना जरूरी है। मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज the product of force and displacement is defined as work। दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे वर्क मिल जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्क और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है लेकिन मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो फोर्स है उसकी जो इफेक्ट है
वो हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेना है, मतलब ये फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितनी इफेक्ट है, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। बहुत फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी टेम्पररी आप याद रखो कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट लेना है, और वो कंपोनेंट क्या है, तो F cos थीटा है। द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज वर्क। मतलब वर्क के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो वर्क इक्वल टू F डॉट T, मतलब हम कह सकते हैं F cos थीटा इनटू T। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो स्केलर है, work as a scalar quantity. Why? Because when we calculate the work, force and displacement are taken in same direction. उसके कुछ यूनिट है जो अभी याद रखना है आपको, कि एक तो फोर्स का तो आप जानते हैं kg into मीटर पर सेकंड, और इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो और एक मीटर है तो kg into मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। In the memorize of joule, scientist joule, the unit is joule, CGS unit is earth, और ये हम सेकेंड चैप्टर में डिफाइन करेंगे। अभी याद रखना 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। ठीक है बच्चों, तो इतना पॉज करके लिखो।